दोस्तों नमस्कार, मैं हूं इस वक्त हमारे कुरुक्षेत्र के ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण में। एक बहुत महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन है और अपने आप में कई तरह के मानदंड इसने स्थापित किए हैं। और मैडम अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये नॉर्थ जोन का सबसे बढ़िया जी, हमारा प्राधिकरण रहा है। तो आज इस संस्थान के बारे में, इसकी कार्यप्रणाली के बारे में और हम कैसे इस संस्थान से जुड़ सकते हैं, लाभ ले सकते हैं, किसी और के लाभ को प्रोत्साहित कर सकते हैं, इन तमाम विषयों पर बातचीत के लिए डॉक्टर कविता काम्बोज जी हैं। आप सचिव हैं यहाँ पर और इसके अलावा आप CGM हैं। तो मैडम आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। मैम आप एक तो ये बताएं कि असल में ये ऑफिस है क्या, किस तरह का प्राधिकरण है, इसकी स्थापना कैसे होती है और ये क्या क्या काम करता है? जी, जैसा कि विकास जी ने अभी कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इस संस्था का नाम है। तो इसके जो ये चारों शब्द हैं, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ये शब्द ही बताते हैं कि ये क्या संस्था है। पहला ये कि ये एक ज़िले में काम करता है, जैसे कुरुक्षेत्र विधिक सेवा प्राधिकरण कुरुक्षेत्र ज़िले में काम करता है। दूसरा शब्द इसमें जो इस्तेमाल हुआ वो है विधिक। विधिक यानी कानून से जुड़ा हुआ, कानूनी। हम कानूनी सेवाएं प्रदान करते हैं, तो ये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है। सेवा का मतलब होता है जो निःशुल्क होता है, जिसकी फीस नहीं होती, जिस पे कोई चार्ज नहीं होता। हम इस तरह की सेवाएं प्रदान करते हैं, उस तरह की सर्विसेज देते हैं जो निःशुल्क हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और जो पूरे ज़िले में जिन लोगों को उसकी ज़रूरत है उन तक हम वो सर्विसेज पहुंचाते हैं। ये उन्हीं के लिए प्राधिकरण काम करता है जी। अब ये जो प्राधिकरण है, इसमें कौन लोग हैं जो जुड़े हुए हैं? इस प्राधिकरण में मैं चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या सेक्रेटरी के तौर पर काम करती हूँ। यहाँ पर हमारे साथ हमारा स्टाफ जुड़ा हुआ है और आम लोगों पर पहुँच पाने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुल 50 वकील और 50 पैरालीगल वॉलंटियर। ये वॉलंटियर्स काम करते हैं फील्ड टू फील्ड जाकर, गांव से गांव जाना, स्लम एरिया जाना, क्योंकि ये लोग यहाँ के लोकल होते हैं। इन्हें पता होता है, इन्हें जानकारी होती है कि कहाँ कौन कैसे रह रहा है, क्या ज़रूरतें हैं, किस पर्टिकुलर एरिया में क्या प्रॉब्लम चल रहा है। तो ये चीज़ें पैरालीगल वॉलंटियर्स हम तक लाते हैं। उसमें जितना भी कानूनी रूप से जो चीज़ें चलानी होती हैं उसको हमारे एडवोकेट्स टेक ओवर कर लेते हैं और वहाँ से वो कोर्ट तक उन चीज़ों को ले जाते हैं और उन लोगों को कोई परेशानी नहीं होती क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। यानी कि एक पूरा का पूरा ढांचा है इसके लिए। जी। अच्छा मैम, आप तो एक तो ये बताएं कि इसमें एक शब्द आता है विधिक। जी। तो किन चीज़ों का मतलब विधिक हुआ? जी। ऐसे बहुत सारे काम हो सकते हैं जो शायद विधिक होते हो, कुछ ना होते हो। जी। उसके बारे में बताएं कि जी, विधिक जैसा मैंने अभी कहा कि इसका मतलब है कानूनी। तो कानून से जुड़ी हुई हर चीज़ विधिक है, लेकिन सिर्फ कानूनी रूप से जुड़ी हुई चीज़ें ही हम या सर्विसेज ही हम यहाँ पर डिलीवर नहीं करते हैं, प्रदान नहीं करते हैं। अब मान लीजिए एक व्यक्ति है जो कहता है मुझे कोर्ट में केस करना है, मैं इस जगह का रहने वाला हूँ और मुझे ये ज़मीन मेरी है, पर मेरे पास कागज़ नहीं है। अब उसका क्लेम ठीक है गलत है वो कोर्ट तय करेगी, लेकिन जब उसके पास कागज़ ही नहीं है, वो कागज़ पड़ा है पंचायत ऑफिस में, या वो कागज़ मान लीजिए बना ही नहीं है, आज तक बनाया ही नहीं गया, कभी बनना चाहिए था वक्त रहते, आज तक नहीं बना, तो अब उसको ये कह के हम नहीं यहाँ से भेज सकते कि आपके पास तो कागज़ ही नहीं है, आप तो केस कर ही नहीं सकते। ये हमारी ड्यूटी है कि उसका वो कागज़ भी उसे मिले। तो सबसे पहले हमारी जो ड्यूटी इस केस में बनती है वो ये है कि हम जो भी कंसर्न्ड ऑफिस है वहाँ पर उस आदमी के लिए संपर्क साध लें कि इसके ये डिटेल हैं, ये इसकी ज़मीन है, क्या आपके पास इसका रिकॉर्ड है। हम उनसे पूछते हैं, हम उन्हें बताते हैं कि ऐसा ऐसा है। उसके आधार पर अगर सच में ही डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ काम बाकी होता है वो हो जाता है। अब ये कानूनी नहीं है, उसकी मान लीजिए वो उसकी जमाबंदी थी, मान लीजिए वो उसका म्यूटेशन था, वो म्यूटेशन बनवाना कानूनी काम में नहीं आता, लेकिन उसे कानूनी सेवा देने के लिए म्यूटेशन बनवाना जरूरी था। यानी कि आप उसको सामने वाले पार्टी के इक्वल फुटिंग पे ले आते हैं। जी, देखिए यही तो बात है ना कि हमारे होने का पर्पज़ क्या है। हमारे होने का पर्पज़ है कि एक आदमी जो संपन्न है, जो हर चीज़ पा सकता है, एक तरफ वो है और एक तरफ वो दूसरा आदमी है जिसे यही नहीं पता कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो मैं जाऊँ कहाँ। वो सीधा हम तक आए, हम उसे न केवल वहाँ तक लेके जाएंगे जहाँ उसकी वो चीज़ बननी है, बल्कि हम उसकी हर वो संभव मदद करेंगे जिससे उसका वो कागज़ या वो चीज़ उस तक पहुँच जाए।
मैम आपने तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई, पर अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे आपने एक उदाहरण दिया जमाबंदी का, ऐसे और कौन कौन से केसेस हैं जो आपके पास यहाँ पर आते हैं, आप उनका सहयोग करते हैं? जी, इस तरह से हमारे पास जैसे कुरुक्षेत्र में विकलांग बच्चे हैं, वो स्कूल नहीं जाते हैं, ये मुद्दा हमारे पास अभी एक नया आया है। इस पर हम काम भी कर रहे हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट से हमने संपर्क भी कर लिया है कि कुछ बच्चे हैं जो स्कूल जाना चाहते हैं पर या तो वो फिजिकली या मेंटली चैलेंज्ड हैं, तो उनके लिए कुछ किया जाए, क्योंकि वो बच्चे घर पर बैठे हुए हैं। कुछ कितना परसेंटेज है डिसेबिलिटी का वो डिफ़र करता है, वो अलग अलग है। कोई बच्चा हो सकता है समझ पा रहा है कि ये क्या शब्द लिखा है, कोई बच्चा हो सकता है कि समझ ही नहीं सकता, कोई बच्चा हो सकता है कि उसे अगर कुछ सिखाया जाए वो सीख लेगा, कोई बच्चा इस लेवल पे है कि उसे कुछ सिखाया ही नहीं जा सकता। तो डिसेबिलिटी के लेवल अलग अलग है, लेकिन अगर बच्चा डिसेबल्ड है और वो कुछ कर सकता है, वो सीख सकता है, तो क्यों ना वो स्कूल चला जाए। यानी कि मैम आपने तो जो उदाहरण दिया उससे लगता है कि आप तो ये देखते हैं कि समाज में कहीं भी ज़रूरत है, जी जी जी, कहीं सेवा की ज़रूरत है। हाँ, तो आप उसमें तलाशते हैं मौका। हम सिर्फ एक पुल की तरह काम करते हैं डाउन ट्रोडन पीपल और सरकार की एजेंसीज के बीच में, क्योंकि वो लोग उस सरकारी एजेंसी तक नहीं पहुंच सकते, कारण जो भी हो, कारण उसका फाइनेंस है, कारण उसकी अज्ञानता है, कारण कोई भी है, वो जा नहीं सकता, उसे जाने नहीं दिया गया। बहुत सारे ऐसे मैटर्स आते हैं कि जी ये घटना घट गई है पर हमारा काम नहीं हो रहा है, पेंशन नहीं बन रही है, मैं अबव 60 हूँ, मेरी पेंशन नहीं बन रही है, मैं पिछले 20 साल से अनाथ आश्रम में, यहाँ वृद्धाश्रम में रह रहा हूँ, मेरे पास यहाँ का आधार ही नहीं है, इसलिए मेरी पेंशन नहीं है। अब उसकी पेंशन बनवानी है तो आधार बनवाना पड़ेगा, तो पेंशन बनवाना भी मेरा काम नहीं, आधार बनवाना भी मेरा काम नहीं। लेकिन अगर ये दोनों काम मैंने नहीं किए तो उस आदमी के लिए मैंने कोई काम नहीं किया जिसे एक्चुअली में सेवा चाहिए थी। क्या बात है। तो हम सिर्फ यही नहीं, राशन कार्ड से जुड़ी हुई चीज़ें, आपका कोई भी सरकारी विभाग जो काम कर रहा है, जो एट प्रेजेंट कोई भी सर्विस एग्जिस्ट करती है और वो आप नहीं ले पा रहे हैं फॉर वॉट एवर रीज़न, हम आपको वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। क्या बात है। यानी कि जो आपका जो विधिक मामलों में जो सहायता है कोर्ट्स के अंदर, वो तो एक है ही है, पर उसके अलावा ये तो बहुत ही फैला हुआ एक तरह का क्षेत्र है। जी जी जी, जी। सच में, अगर क्योंकि कई बार ये होता है कि एक आदमी है, उसको पता ही नहीं होता कि किस दफ्तर में कहाँ पे वो जाए, क्या करे। अच्छा, आप ये बताएं कि मान लिया एक गांव का एक व्यक्ति है, उसका कोई झगड़ा है, वो पुलिस तक जाने में उसको कतराता है, वो डरता है, और कोर्ट्स का भी उसको नहीं पता कि कैसे आएगा, तो फिर वो कब आपके पास अप्रोच करे? कौन कौन आदमी हैं जो आपके पास आ सकते हैं? वो हमारे पास सीधे आ सकते हैं, हम मीडिएशन भी करा सकते हैं, हमारे फ्रंट ऑफिस पे रिटेनर्स होते हैं, हमारा जैसे एक होटल में एक रिसेप्शन होता है जहां आप जाते हैं, आपको होटल की पूरी जानकारी दी जा सकती है, आप ले सकते हैं कहाँ क्या हो रहा है, कौन सा कमरा खाली। इसी तरह से हमारे DLSA में एक रिसेप्शन होता है जिसका नाम है फ्रंट ऑफिस। ओके मैम। वो फ्रंट ऑफिस में आपको सीधा आना है और अपनी बात बतानी है। उसके लिए जो भी पॉसिबल अल्टरनेटिव होगा, उस फ्रंट ऑफिस पे 2 वकील और 2 PLV हर वक्त मौजूद रहते हैं। अगर वो कानून से जुड़ा हुआ मुद्दा है तो वकील उसी वक्त उसकी ना केवल एप्लीकेशन ड्राफ्ट करेगा बल्कि उसे काउंसिल भी करेगा, उसे गाइडेंस भी देगा, और PLV जो वहाँ पे मौजूद होते हैं उनके साथ हम उनको उस कंसर्न डिपार्टमेंट तक भी पहुँचाते हैं कि आप इन्हें लेके जाएं वहाँ तक और इनको सब समझा के, और डिपार्टमेंट का जो भी कंसर्न डीलिंग हैंड है उसके पास भी समझा के कि ये ऐसे ऐसे इसका प्रॉब्लम है और इसको सॉल्यूट कीजिए। यानी कि मैम जो हमसे भी जैसे हम रहते हैं समाज में, तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप शिक्षक हो तो बताओ इस मामले में क्या करना है। जी। तो ये एक ऐसा दफ्तर है जहाँ पर हम भेज सकते हैं किसी को? जी, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप कोई सर्विस ही लेने आए, काउंसलिंग भी एक सर्विस होती है। आप सिर्फ एक सलाह चाह रहे हैं कि मेरे साथ ऐसे हो गया है पर उसमें मेरी भी गलती थी, तो क्या मैं केस डाल सकता हूँ, आगे बढ़ूँ या ना बढ़ूँ? हाँ, हम आपको काउंसलिंग भी देते हैं कि देखिए ये आपके प्लस पॉइंट है, ये नेगेटिव है, केस डालेंगे तो ये चीज़ें अगर आपके पास है तो आप ठीक है, अगर आपने ऐसा किया हुआ है तो ये आपके खिलाफ भी जा सकता है। हम काउंसलिंग भी देते हैं। उसके बाद डिपेंड करता है कि वो आदमी आगे बढ़ना चाहता है या नहीं बढ़ना चाहता है। ऐसा नहीं है कि कोई हमारे पास आ गया तो वो बंद गया है, अब तो उसे केस डालना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप उसको सहयोग के लिए हैं। अच्छा, अभी आपने कुछ देर पहले मुझे बताया मैम, और मुझे तो बहुत अच्छी वो चीज़ लगी, आपने कहा प्री मेडिएशन होता है कि प्री इंस्टीट्यूशन मेडिएशन। जी, तो वो आप पुलिस के पास जाने से पहले, कोर्ट से पहले, तो ये तो बहुत कमाल की चीज़ है। आप इसके बारे में प्लीज़ बताएं कुछ। हाँ जी, प्री इंस्टीट्यूशन मेडिएशन बहुत पुराने वक्त से चल रहा है। ये खास करके हम उन केसेस में करते हैं जहाँ घरेलू झगड़े होते हैं,
कि कोर्ट में जाने से पहले इस इंस्टीट्यूशन को, शादी की जो इंस्टीट्यूशन है उनकी, उसको किसी तरह बचा लिया जाए। जब जब ऐसा झगड़ा कोई भी पुलिस के पास आता है तो पुलिस कोर्ट में उनको पेश करने से पहले एक बार हमारे पास भेजती है कि इनके बीच में समझौते की कोई गुंजाइश है तो वो देखिए, ताकि कोर्ट का एक और केस ना बढ़े और इनकी इंस्टीट्यूशन भी बच जाए। वहाँ पर हम मीडिएशन कराते हैं, समझौते होते हैं। बहुत सारे केसेस हैं जो यहीं पर इसी स्टेज पे ख़त्म हो जाते हैं, आगे बढ़ते ही नहीं हैं, आगे जाते ही नहीं हैं, उनकी यहीं सेटलमेंट होती है। मीडिएटर ट्रेंड, हमारे पास मीडिएटर्स हैं, 40 आवर्स ट्रेनिंग टाइम पीरियड मिनिमम रिक्वायर्ड होता है, जिसमें वो ट्रेंड हैं सभी मीडिएटर्स। वो बैठते हैं, उनके बीच में सुलह कराते हैं, उनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होती हैं, दोनों साइन करते हैं कि हाँ आज से मैं इसे कभी मारूंगा नहीं, या आज से मैं इसके साथ कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगा। दूसरी पार्टी भी समझौता करती है कि अगर ये ऐसा करेंगे तो मैं इनके घर रहने के लिए तैयार हूँ, मैं कभी वापस अपने घर इनको छोड़कर ऐसे नहीं जाऊंगी। उसके बाद वो पार्टीज, कभी विरला ही कोई केस है कि जिसका हमने मीडिएशन करा दिया और वो चले गए और वो केस डल गया। अरे वो केस कम डलते हैं, बहुत कम डलते हैं। तो यानी कि एक इंस्टीट्यूशन ऐसी है हमारी जो ये कहती है कि आप कोर्ट से पहले हमारे पास आइए, और इसकी जो स्थापना की जगह है इस बिल्डिंग की, वो भी कोर्ट से पहले इसीलिए की गई है कि कोर्ट जाने से पहले आप यहीं रुक जाइए, हॉल्ट लीजिए, रुकिए, बैठिए, सोचिए, काउंसलिंग लीजिए। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो कोर्ट ही जाकर राहत मिलेगी, तो आप आगे बढ़िए, दरवाजा खुला है। और मित्रों, ना सिर्फ यहाँ की कार्यप्रणाली में, यहाँ के सब लोगों के काम करने में वो झलकती है। अब मैम हैं तो मैम के साथ, मैं तो एक सामान्य नागरिक हूँ, शिक्षक हूँ, मैं बैठ के बात कर रहा हूँ, तो उसकी वजह यहाँ का माहौल है। तो आप में से जो भी ज़रूरतमंद हमारा दोस्त है, हमारा भाई है, कोई और सहयोगी है, किसी भी स्तर के हैं, तो वो यहाँ पर आ सकते हैं, उनको भरपूर परामर्श और सहयोग मिलेगा। तो मैम आप ये बताएं कि जैसे आपने अभी बताया कि वैवाहिक मामलों में जो झगड़े होते हैं उसका निपटारा इस तरह से होता है, क्या कुछ और मामले भी हैं जो इस स्तर पर, इस स्टेज पर निपटाए जाते हैं? जी हाँ, मामला कोई भी वो निपटाया जा सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको कोर्ट में ही केस डालना है। हालांकि कोर्ट में केस डालने के बाद भी मामले हमारे पास आते हैं कि इनमें समझौते की गुंजाइश है तो देख लीजिए। कुछ लोग सीधा डाइवोर्स के लिए केस डाल देते हैं, कुछ लोग आपस में ज़मीन के झगड़े पर कोर्ट में पहुंच जाते हैं। ये सब वो केसेस हैं जिनमें अगर दोनों पार्टी सहमत हो जाएं तो वहीं समझौता हो जाता है और केस भी वहीं ख़त्म हो सकता है। ये कोर्ट से भी हमारे पास आते हैं। इन मामलों में आप सीधे भी हमारे पास आ सकते हैं। रिसेंटली अभी एक केस में हमारे पास आया कि एक आदमी ने कहा कि मैंने एक इस स्कूल में एज अ ड्राइवर काम किया है और मैं वहाँ से उस तारीख को छोड़कर चला गया, पर मुझे पिछले 6 महीने की तनख्वाह आज तक नहीं दी गई है और मैं कोर्ट में केस डालना चाहता हूँ। इस केस को जब हमने डीपली स्टडी किया तो हमने देखा कि उसके पास कुछ ऐसा कागज़ ही नहीं था कि जो उसकी अपॉइंटमेंट प्रूव कर सके। तो उसको हमने समझाया कि आपकी तो अपॉइंटमेंट भी नहीं है आपके पास, कि आप कैसे केस डाल पाएंगे। लेकिन क्योंकि जेन्युइनली उस आदमी ने उस इंस्टीट्यूशन में काम किया, उस स्कूल के प्रिंसिपल से जब हमारी बात हुई तो प्रिंसिपल साहब खुद आए, उन्होंने कहा कि एडमिट किया कि ये मेरा ड्राइवर था और मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसे वो पैसे देने में। फ्रंट ऑफिस के रिटेनर के पास बैठ के ही वो मामला वहीं के वहीं सुलझ गया और वो केस वहीं खत्म हो गया। केस डलने से पहले केस खत्म हो गया। अदरवाइज ये झगड़े ऐसे हैं कि आप इनको चाहे हाई कोर्ट तक खींच लें, कहीं तक भी ले जाएं जी। 6-6 महीने की तनख्वाह ना मिलना भी अपने आप में एक इशू था। मुद्दा एक्चुअली में कुछ और था, बन कुछ और जाता है धीरे धीरे, और कोर्ट तक आते आते वकीलों के हाथ से उसने निकलना होता है। तो उसमें कुछ कानूनी दांवपेच भी रखने पड़ते हैं जिससे केस हमारे हक में आ जाए, तो वो चीज़ें और एग्रावेट हो जाती हैं। लेकिन अगर आप पहले ही रुक गए हैं, पहले ही हॉल्ट यहाँ ले लिया है आपने, तो आपकी काउंसलिंग अच्छी से हो जाएगी और केस भी 80-90% हमारे चांसेस होते हैं कि यहीं खत्म होकर जाए। तो दोस्तों, आपका किसी भी तरह का मुद्दा हो, पुलिस का मुद्दा हो, कोर्ट का मुद्दा हो, वहां पर एक बार प्रॉपर वकील को हायर करने से पहले प्लीज़ आप यहाँ पर आएँ और अपने केस की जो संभावनाएं हैं उनको सही से देख लें। अच्छा मैम, आपने कहा कि सब तरह के केसेस में डील होते हैं, तो फिर भी आप बताएं कि जैसे चेक बाउंस के मामले हो गए या जमीन के मामले हो गए, क्या क्रिमिनल मैटर्स भी? जी नहीं, क्रिमिनल मैटर्स को हम डील नहीं करते हैं। प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन में नहीं करते हैं। कोर्ट रेफर्ड मैटर्स हमारे पास इसमें आ सकते हैं, आते ही रहते हैं। लेकिन क्योंकि क्रिमिनल केस में स्टेट एक वो पार्टी होता है, स्टेट एजेंसी इन्वॉल्व होती है और स्टेट के अगेंस्ट उसे क्राइम माना जाता है, तो हम मीडिएशन करा ही नहीं सकते। हम नहीं कह सकते कि सरकार इस पर समझौता करना चाहती है। हमारे इस प्राधिकरण को जो पुरस्कार मिला है वो कौन सा पुरस्कार है और वो
किस तरह की जो चीज़ें हैं उसके बेस पे वो मिलता है? जी, इस प्राधिकरण को नवंबर 2019 में नॉर्थ जोन का बेस्ट रियल एस्टे का पुरस्कार दिया गया था। ये पुरस्कार यहाँ पर किए गए जो कार्य थे, जो एक्टिविटीज़ थी, जो इनिशिएटिव्स थे, उनकी वजह से मिला था। जिस स्तर पर जाकर यहाँ के वकीलों ने, यहाँ के पैरालीगल वॉलंटियर्स ने काम किया था, वो वहाँ पर सराहा गया। वो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने देखा कि बहुत अच्छे से काम हुआ है। हालांकि हमारे पास वक्त बहुत कम था, क्योंकि पूरे 1 साल का ब्यौरा उसमें रखना होता है कि 1 साल में हमने कितना काम किया है। पर क्योंकि मैं आई ही अप्रैल में थी यहाँ पर, तो अप्रैल से अगस्त तक का हमारे 6-7 महीने थे जो काउंट हुए थे। पर उसके बावजूद भी काम इतना अच्छा, इतने अच्छे स्तर पर हुआ था कि नालसा को लगा कि हाँ, काम ज़मीनी स्तर पर हुआ है, लोगों ने फ़ायदा उठाया है। जैसे कि हमने अनऑर्गेनाइज्ड लेबर के लिए काम किया। जो ऑर्गेनाइज्ड लेबर है उसके लिए सरकार काम करती है, सब कुछ है, पर जो अनऑर्गेनाइज्ड लेबर है, जैसे भट्टे पर लोग काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या क्या सुविधा है उन्हें पता ही नहीं है, क्योंकि उनके पास वक्त ही नहीं है। उन्हें यही नहीं पता कि आज अगर मुझे कंस्ट्रक्शन साइट पे काम नहीं मिला तो रात की रोटी कैसे आएगी। उसके पास इस चीज़ के लिए वक्त नहीं है, मेरे लिए कौन सी बेनिफिशरी स्कीम्स आ गई हैं, तो उन तक वो स्कीम्स पहुँचाना, उनके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस कराना, सरकार तक उनको लेके जाना और सरकारी सुविधा को फिर उन तक लेके आना कि आपको ये चीज़ मिल गई है, आप रजिस्टर हो गए हैं, अब आपको 2 साल बाद ये मिलेगा, 1 साल बाद साइकिल मिलेगी, स्विंग मशीन मिलेगी, बच्ची की शादी पे ये मिलेगा, बच्चे के बर्थ पे ये मिलेगा, वो उसके लिए एंटाइटल्ड हो जाते हैं। तो ये जैसे लेबर के साथ हमने किया, किसानों को हमने रजिस्टर किया गवर्नमेंट पोर्टल पे। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के बहुत सारे किसानों को हमने, मोर देन 20,000 के आसपास एग्रीकल्चरिस्ट्स जो यहाँ पर छोटे स्तर के, जो बहुत छोटे स्तर के, हम जमींदार की बात नहीं कर रहे हैं जिसके पास 5 किले 10 किले 20 किले हैं, हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो बहुत कम जमीन कर रहे हैं। डेटा बताते हैं, हजारों में बताते हैं, तो इतना बड़ा काम, आपकी संख्या तो सीमित, इतना बड़ा काम हो कैसे जाता है फिर? ये ऐसे हो जाता है कि लोकल लेवल पर सरपंचेस हमें कोऑपरेट करते हैं। हम एक गांव में जाते हैं तो हम उसके सरपंच से पहले टाई अप कर लेते हैं कि हम आपके गांव में आएंगे, आपके गांव में जितने किसान हैं आप उनको बुला कर रखें। तो उस एक गांव में एक दिन में अगर हमें 150 किसान मिल गया, छोटे गांव में भी, तो एक दिन में 150 किसान रजिस्टर हो गया। अच्छा, एक बार पीछे मैं आपके पास कुछ काम से आया था, आपने बुलाया था, तो आपकी उस वक्त चर्चा चल रही थी कि जो बुजुर्ग लोग हमारे यहाँ शहरों में रहते हैं उनको किस तरह से न्याय सुनिश्चित किया जाए, उनको तंग ना किया जाए, तो वो क्या था और उस तरह के कुछ और जी प्लीज बताएं। जी, ये दरअसल नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने कुछ स्कीम्स निकाली हैं, क्योंकि हम सोशल जस्टिस भी हम करते हैं। एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल हमारा मोटो है, ये हल्सा का लोगो है कि एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, सभी को न्याय तक पहुंचने का एक्सेस होना चाहिए, रास्ता मिलना चाहिए। तो उसके लिए नालसा और हालसा मिलकर काम करते हैं। कुछ स्कीम्स वो निकालते हैं एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल के लिए कि आप अनऑर्गेनाइज लेबर के लिए काम कीजिए, आप एग्रीकल्चरिस्ट के लिए काम कीजिए, आप पॉवर्टी एलिवेशन पे काम कीजिए, आप एनवायरनमेंट पे काम कीजिए, आप चिल्ड्रन पे काम कीजिए। इसी तरह से एक स्कीम है सीनियर सिटीजन्स के लिए। जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं उस वक्त पे हमने यहाँ सीनियर सिटीजन्स के लिए एक स्कीम चलाई थी, जो ऑलरेडी नालसा ने लॉन्च की हुई है, उसको हमने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया था यहाँ पर कि जितने सीनियर सिटीजन्स हैं, यानी कि 60 साल से ऊपर के लोग हैं, वो सभी लोग थाने में रजिस्टर होने चाहिए, अपने लोकल थाने में जिस एरिया में वो रहते हैं उनका एक रजिस्टर होता है, उसमें सभी सीनियर सिटीजन्स के नाम होते हैं। प्रायोरिटी दी जानी चाहिए थाने की तरफ से सभी सीनियर सिटीजन्स के केसेस को। अगर सीनियर सिटीजन के साथ हाथापाई हुई है, उसके साथ मारपीट हुई है, उसका मर्डर हुआ है, उसकी फैमिली को तंग किया जा रहा है, उसका प्रॉपर्टी मैटर है, उसके साथ धोखा हुआ है, इस तरह के, या कोई रेंट पे दिया हुआ था वो रेंट खाली नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो बुजुर्ग है, बच्चे आके रहने लगे, बच्चों ने खाली नहीं किया, बुजुर्ग तंग हो गया। पुलिस डिपार्टमेंट के लिए ये डायरेक्शन है ऊपर से भी और इस स्कीम के तहत भी कि सभी सीनियर सिटीजन्स को रजिस्टर करें, एक अलग रजिस्टर मेंटेन करें, और जब भी कोई सीनियर सिटीजन आपके पास आए तो उसको रजिस्टर से चेक करके कंफर्म करें कि हाँ ये सीनियर सिटीजन है और इसका काम प्रायोरिटी बेसिस पे होना चाहिए। जी जी जी। अच्छा, एक मैम आप प्लीज़ ये बताएं कि जो यहाँ पर सरकारी वकील मिला करता है कि अगर आप अपना केस नहीं लड़ सकते तो उसको कब आप देते हैं, उसके लिए आर्थिक स्थितियाँ क्या कुछ रहती हैं, क्या कंडीशंस हैं मैम उसकी? जी, एक फीमेल को और बच्चे के लिए केस लड़ना है अगर, तो उसके लिए हम फ्री में लीगल सर्विसेज देते हैं।
एक आदमी जिसकी इनकम 3 लाख रुपए से कम है, उसको हम फ्री में ये सर्विसेज देते हैं। SC/ST एक्ट के अंडर कवर होता है। आप जेल में हैं, कस्टडी में हैं, वकील नहीं कर सकते हैं, उसको हम ये फ्री में देते हैं, चाहे आप मेल हैं, चाहे आप फीमेल हैं, चाहे आप वेल ऑफ हैं, चाहे आप गरीब हैं। जेल के हर आदमी को हम ये सर्विसेज फ्री में देते हैं। जब भी उसको कोई केस लड़ना है, जेल के अंदर कई बार ऐसा होता है कि इंफॉर्मेशन ही नहीं पहुंचती है, गार्ड्स नहीं आते हैं, गाड़ियां कोर्ट तक नहीं आती हैं, तो VC नहीं चल रही है, तो उनको पता ही नहीं चलता कि मेरे केस में क्या हुआ, आगे तारीख क्या डली है। जेल में वो बंद हैं, अंदर कोई पहुंच नहीं सकता। घर के लोग कई बार सपोर्ट नहीं करते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम देखते हैं कि खास करके जेल में जो अंदर बंद हैं, जो 25-30 साल तक के बच्चे लोग हैं, उनको पेरेंट्स भी डिस्कार्ड कर देते हैं कि यू बीइंग अ थेफ्ट, आप थीफ, आप क्योंकि आपका तो रोज़ का काम है, आप चले जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है इस बच्चे से, हाँ ये हमारा बच्चा नहीं है। ऐसे बच्चे को मिलने के लिए अंदर कोई नहीं आता है, तो उसे पता ही नहीं है, उसे यही नहीं पता मैं वकील कहाँ से करूँ, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं। घर वाले पहले ही उसको छोड़ चुके हैं। लेडीज़ हैं जो अंदर बंद हैं, जो जिस घर की लेडी ही जेल में चली जाती है, उस घर के लोग तो सबसे पहले होते हैं जो उसको डिस्कार्ड करते हैं, कि डिसोन कर देते हैं, ये हमारे, हम नहीं जानते हैं इसको, ये हमारी लड़की नहीं है, ये हमारी बहू नहीं है। बहुत सारी कैटेगरीज हैं अंदर जो मिलती हैं। बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं जो मदर फीड लेते हैं, वो अंदर ही हैं अपनी मदर्स के साथ, वो जेल में रह रहे हैं। उनके न्यूट्रिशन का ध्यान रखना, ये देखना कि बच्चे को एक्स्ट्रा दूध मिलता है या नहीं, मदर को एक्स्ट्रा दूध मिलता है या नहीं, एक्स्ट्रा उसको फीड मिल रहा है या नहीं, वो सब भी देखना। इनकी सोशल नीड्स का ध्यान भी रखना, इनकी अंदर जो स्पेशल नीड्स हैं उनका भी ध्यान रखना, साथ में कोर्ट बेस्ड सर्विसेज भी इनको प्रोवाइड करना, ये सब कुछ भी काम इसमें होता है। तो जहाँ तक हम एंटाइटलमेंट की बात कर रहे थे, तो ट्राइबल एरियाज़ में जितने लोग रहते हैं, हालांकि यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पर ऐसा है ही नहीं। हम कॉन्विक्ट की फैमिली को डील करते हैं, हाँ, क्योंकि जिसका भी पेरेंट, वन ऑफ द पेरेंट जेल में है, उसे पेंशन मिलती है, तो हम उन बच्चों तक भी पहुँचते हैं कि आपके बच्चे कहाँ हैं, क्योंकि उस परिवार का तो कोई दोष नहीं है अगर कोई कॉन्विक्ट अंदर है, उसके फादर या हस्बैंड अंदर है जेल में, तो वो उन लोगों को भी सोशल फुटिंग पे कुछ तो मिले, वो डाउन ट्रोडन ना रहे, वो नेग्लेक्टेड ना रहे, वो अनसीन ना रहे, वो कहीं तो उठें, वो भी पढ़ाई कर पाएँ, उनके बच्चे भी पढ़ पाएँ। क्योंकि ये देखिए, हमारा एक जो सामाजिक ताना बाना है ना, वो ऐसा है कि इसका फादर तो जेल में है, वो बच्चा बाहर नहीं निकलेगा, वो बच्चा अपने दोस्त नहीं बनाएगा, वो बच्चा स्कूल जाने में कतराएगा, स्कूल का नाम लेके गलत काम करना शुरू करेगा, क्योंकि अंदर मन में उसके फादर की वजह से गिल्ट है, उसने कुछ नहीं किया है, पर एक गिल्ट है जो उसके मन में। तो उस बच्चे को, उन बच्चों के बराबर एटलीस्ट हम खड़ा तो कर पाएँ कि बेटा आप जा सकते हो, आप स्कूल जाइए, आपको जाना चाहिए। उसकी मदर है पीछे, जो विडो है, जो कॉन्विक्ट है, उसकी मदर को पेंशन मिल रही है, नहीं मिले, देखने वाला ही नहीं है। 15 साल से तो जेल में पड़ा है एक आदमी, तो पीछे फैमिली को देखेंगे, कौन देखेगा, कैसे देखेंगे? बच्चे छोटे हैं, माँ बूढ़ी है, वाइफ का पता ही नहीं है कि कैसे अपने घर का गुजारा चला रही है, कभी कुछ काम करती है, कभी बर्तन धोती है, कभी लेबर करती है। इन लोगों को कहाँ कोई बेनिफिशियल स्कीम मालूम ही नहीं होगी, वक्त ही नहीं होगा। हमने कुछ मुद्दों पर चर्चा की, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको बहुत विस्तार से जाना जा सकता है, पर फिर भी क्योंकि मैं तो लगातार देखता रहा हूँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ आपके बहुत सारे फंक्शन रहते हैं। जी 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 जी। क्योंकि मैं तो क्विज़ कराता रहा, तो क्विज़ बहुत सारे होते हैं, फिर वो नाटिकाएँ होती हैं, वो अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। तो आप वो बताएं कि वो कैसे होती हैं फंक्शंस, फिर वो किस तरह से वो आपके यहाँ से स्कूल के जो मतलब सेल हैं लिटरेसी के, वो किस तरह से जुड़ते हैं और कैसे फिर मिलके बड़े काम को अंजाम देते हैं? जी, जिस तरह से हम गांव में पहुँचते हैं, उसी तरह से हमारी कोशिश होती है कि हम आने वाली जनरेशन तक भी अपनी बात पहुँचाएँ। उसके लिए टारगेट ग्रुप, टारगेट इंस्टीट्यूशंस बच्चे और स्कूल होते हैं। हमने कोशिश की कि यहाँ के ऑलमोस्ट हर स्कूल के अंदर हम लीगल लिटरेसी क्लब खोल पाएँ। क्लब का मतलब है आपकी वॉलेंट्री आवाजावी, आप आ सकते हैं या जा सकते हैं, छोड़ के वॉलेंट्री है, ये कोई ऐसा नहीं है कि इसमें आपको बैठना ही बैठना है। हर स्कूल में हम कोशिश करते हैं क्लब खुले, उस क्लब में कुछ मेंबर्स को हम बनाते हैं। हम मंथली एक एक्टिविटी हर क्लब में करवाते हैं कि इस टॉपिक पे इस बार आप डाउरी डेथ पे इस बार पोस्टर मेकिंग कराइए। तो हर क्लब में एक एक्टिविटी हर महीने हम कराते हैं, और एक एक्टिविटी क्लब को खुद करनी है जो नीड उन्हें लगती है कि इस वक्त बारिशों का मौसम है, गंदगी बहुत खड़ी है, बाहर पानी बहुत भरा हुआ है, तो क्लीनलीनेस पे काम करते हैं। एक इवेंट उनका होता है, एक हमारा होता है। ये क्लब्स इस तरह से थ्रू आउट डिस्ट्रिक्ट
काम कर रहे हैं। एक हमारा स्टूडेंट लीगल लिटरेसी मिशन होता है, जिसके तहत हम कहते हैं कि स्टूडेंट्स को लीगली भी लिटरेट करें। हम मोरल एजुकेशन उन्हें स्कूल में पढ़ा रहे हैं, हम उन्हें इतिहास पढ़ा रहे हैं, हम उन्हें दूसरी भाषाएं पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, लेकिन लीगल जानकारी नहीं दे रहे हैं, कानूनी कोई उनको नॉलेज नहीं है। तो लीगल लिटरेसी मिशन के तहत हम चाहते हैं कि उन्हें कानूनी तौर पर भी थोड़ा स्ट्रांग और अवेयर किया जाए। तो हम कहते हैं आप कानूनी मुद्दों पर आप बात करें, आप कानूनी मुद्दों पर स्किट करें, आप कानूनी गाना लेकर आएँ, आप कानूनी गाने पर डांस करें, आप चाहे हरियाणवी करें, आप चाहे पंजाबी में बना लीजिए। लैंग्वेज बार नहीं है, मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन बार नहीं है। आप स्किट करना चाहें आप स्किट करें, आप मिमिक्री करना चाहें, पर टॉपिक लीगल रखें, जिससे ना केवल आप अवेयर हों, आप उसे पढ़ें पहले बैठ के, दूसरा भी आपको दिखे, क्योंकि पढ़ने और देखने में बहुत फ़र्क है। तो क्लब जो हमारे हैं वो पढ़ाई लिखाई से जुड़े हुए हैं, और जो ये मिशन है स्टूडेंट लीगल लिटरेसी मिशन, ये प्रेजेंटेशन से जुड़ा हुआ है कि एक जो विजन है उसके थ्रू हम अपनी बात करें। तो आप स्टेज पर चढ़िए और आप कविता बोलिए, आप गाना गाइए, आप स्पीच दीजिए, आप डिबेट कीजिए, आप क्विज कीजिए, आप डांस कीजिए, ये सब विजनरी है। और दूसरा मैम ये भी है कि मैं तो कई बार देखता हूँ कॉम्पिटिशन्स में कि जिन लड़कियों ने दहेज हत्या के या दहेज के प्रताड़ना के जो मामले हैं उनके खिलाफ स्किट में पार्टिसिपेट किया है, फिर हमारे वो लड़के जिन्होंने पता है कि कानूनी क्या क्या प्रावधान है, मुझे लगता है कि बाकियों को तो प्रभावित वो करते ही करते हैं, पर कम से कम खुद के उनके मन में हमेशा के लिए बातें वो साफ हो जाती हैं। और मैंने देखा है मैम कि बहुत सारी लड़कियाँ जो कई बार अपने आप को कमज़ोर महसूस करती थी, पर जब उनको प्रावधान बताए जाते हैं कि आपके लिए ये मददगार है, तो वो खूब आत्मविश्वास से भरी हुई और जैसे हमारे बच्चे होने चाहिए ठीक वैसे ही होते हैं। और मैम आपसे इतनी सारी बातें की, वैसे तो ये था कि बहुत कुछ पूछा जा सकता है, पर फिर भी मुझे लगता है कि बेसिक जो चीज़ मैं समझ पाया और मेरे माध्यम से जो हमारे तमाम दोस्त हैं वो समझ पाए हैं कि आपको अगर लगता है कि आपकी जो मानवीय गरिमा है उसमें कहीं क्षति है, कहीं नुकसान हो रहा है, आप कहीं पर दबा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो आपके लिए ये इस दफ्तर के, इस प्राधिकरण के दरवाजे हमेशा खुले हैं। और सब वो कोशिश यहाँ से होगी कि जिससे आप एक बराबरी का महसूस कर सकें और अपने अधिकारों के लिए आप लड़ सकें, उनको प्राप्त कर सकें। और मैम आपका बहुत सारा शुक्रिया। और एक और चीज़ मैम जो आपसे जब भी मिलते हैं हमें सबको लगती है वो ये है कि इतने सारे काम हैं जिनको लगातार आप करते रहते हैं और इन कामों की बदौलत इतना बड़ा सम्मान हमारे इस प्राधिकरण को मिला है, पर उसके बावजूद हम देखते हैं हमेशा आप सकारात्मक रहती हैं, एक हमेशा चेहरे पे मुस्कान रहती है, तो ये हमारे लिए प्रेरणा भी बनती है। तो हम ये चाहेंगे मैम आपका ये हौसला, आपका ये जुनून यूँ ही बना रहे और हमारा ये प्राधिकरण ऐसे ही काम करें। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच।